बिन सब्जी के रूखी रोटी खाने वाला गरीब ससुराल। अरे रख लो सेजल अनामिका, मत शर्माओ। अरे हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस पन्नी में पनीर कोफ्ते, दाल, मिक्स वेज, अलग अलग तरह की सब्जी है। आज तो तुम्हारा परिवार जी भरकर रोटी से सब्जी खा सकेगा, वरना हर रोज तो रूखी सूखी रोटी खाकर ही तुम्हें काम चलाना पड़ता है। हमने मना किया है ना कि हमें ये सब्जी नहीं चाहिए। हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के जूठन खाकर काम चलाएं। देखा तुमने इन गरीबों का घमंड। एक तो हम इन पर तरस खाकर इन्हें अपनी जूठन दे रहे हैं और ये है कि इसे ठुकरा रहे हैं। इससे अच्छा तो ये सब्जी हम कुत्तों को डाल देते। तुम तो हमारी जूठन खाने के भी लायक नहीं हो। चलो ये सब्जी कुत्तों को डाल देते हैं। तुमसे अच्छा नसीब तो हमारी गली के कुत्तों का है, कम से कम उन्हें ये सब्जी तो खाने को मिलेगी। मेघा और महिमा की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग इन दोनों गरीब बहुओं पर हंसने लगते हैं। इतनी जिल्लत होता देख दोनों अपने गरीब घर के अंदर आ जाती हैं। आखिरकार क्यों ये अमीर पड़ोसन इन दोनों गरीब बहुओं की इस तरह सरेआम बेइज्जती कर रही थी, और क्यों ये गरीब बहुएं भी चुपचाप इनकी जिल्लत को सह रही थी। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये क्या बिट्टू, आज भी मम्मी ने टिफिन में सिर्फ रोटी दी है? तुम्हारे टिफिन में भी सिर्फ रोटी ही है ना? हाँ पिंकी, मैंने माँ से कहा था कि आज वो हमें लंच में सब्जी दे, लेकिन उन्होंने आज भी सिर्फ रोटी दे दी। लगता है आज भी सिर्फ रूखी रोटी खाकर पानी पीना होगा। ये देखो रोहन, आज मेरी मम्मी ने कितना टेस्टी राजमा की सब्जी बनाई है। तुम्हारे टिफिन में क्या है? मेरी मम्मी ने तो मटर पनीर बनाया है। वो तो कह रही थी कि आज शाम को वो खाने में मिक्स वेज बनाएंगी। क्लास के सभी बच्चों को अलग अलग तरह की खुशबूदार और स्वादिष्ट सब्जियों के साथ रोटी खाता देखकर इन दोनों भाई बहनों के गले से रूखी रोटी का निवाला नहीं उतरता है। छुट्टी होने के बाद दोनों उदास होकर अपने घर आ रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज तो आप काफी तरह तरह की सब्जी लेकर आए हैं। काम करिए, मुझे शिमला मिर्च, गाजर, मटर, गोभी, आलू और ये लौकी भी दे दीजिए। अरे बहन जी, आप दोनों भी आकर सब्जी देख लीजिए। काफी ताजी हरी सब्जी लेकर आया हूँ मैं। अरे भाई साहब, आप किन्हें सब्जी लेने के लिए कह रहे हैं? इन्हें, जिनके घर में मुश्किल से महीने में एक बार दाल आती हो। रोज रूखी रोटी खाते हैं, इतनी गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि ये दोनों भी कहीं कुछ जाकर काम कर ले। एक तो 2 बार तो मैंने इन्हें अपने घर में साफ सफाई का काम देने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। पैसे भी नहीं है और अकड़ भी दिखानी है। अपनी आस पड़ोस की औरतों की बात सुनकर बेचारी सेजल और अनामिका को काफी बुरा लगता है कि तभी दोनों बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं। आप हमें रोज रोज रूखी रोटी क्यों दे देती हो? हमसे रूखी रोटी नहीं खाई जाती। क्लास के सभी बच्चे इतनी अच्छी अच्छी सब्जियों के साथ रोटी खाते हैं, और एक हम हैं जो किसी गाय की तरह रूखी रोटी चढ़ाते हैं। अरे बच्चों, वो क्या है ना, आजकल बाजार में सब्जियां अच्छी नहीं आ रही, सब में कीड़े लगे आ रहे हैं। अब कीड़े वाली सब्जी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे ना। जब बाजार में अच्छी सब्जी आएगी तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी, और कल से मैं तुम्हें रोज पराठा दूंगी। फिर तुम्हें सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। पराठे के नाम पर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। कैसे समझाएं मासूम बच्चों को कि क्यों हमारे घर में सब्जी नहीं बनती? कब तक बिना सब्जी के रूखी रोटी खानी पड़ेगी? अब तो मेरे गले से भी रोटी का निवाला नहीं उतरता है। आज हमें फिर से एक बार माँ जी पिताजी से बात करनी पड़ेगी, वरना इस तरह तो हमें कभी सब्जी ही नसीब नहीं होगी। शाम होते ही दोनों बहुएं आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगती हैं, और आज रोटी बनाते हुए उन पर थोड़ा नमक और तेल भी लगा देती हैं, और अब पूरा परिवार प्याज के साथ रूखी रोटी खा रहा होता है। माँ जी, कितने समय से सुबह शाम सिर्फ रूखी रोटी खाने को मिल रही है। इन लोगों का काम भी ऐसा है कि आज है कल नहीं। घर में अब तो आटा भी खत्म होने वाला है। हमारी पड़ोसन है ना शांति, आप तो जानती हैं कि उसके घर में पहले कितनी गरीबी थी, लेकिन जब से उसने अपने पति के साथ काम करना शुरू किया है, अब उसका परिवार भी 2 वक्त की रोटी आराम से खा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे थे। चुप हो जाओ, अब आगे एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कहा है कि हमारे घर की बहू बेटी काम नहीं करती हैं। हम जो रूखी रोटी खा रहे हैं ना, उसमें खुश हैं। भूखे मर जाएंगे, लेकिन बहू बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे। काम करने के लिए इज्जत हमें हमारी भूख से प्यारी है। मनोरमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब से इस घर में दोबारा ये बात नहीं होनी चाहिए। अपनी पुरानी सोच के चलते मनोरमा सतीश रूखी रोटी खाने को तैयार तो थे, लेकिन अपनी बहू को काम पर भेजने के लिए नहीं। सेजल और अनामिका के दोनों के पति लोगों के घरों में जाम हुए वॉशरूम और सिंक के गटर को साफ करने का काम किया करते थे। कभी कभार मिलने वाले इस काम से ही उनके घर में मुश्किल से हफ्ते भर का आटा आ पाता था। रोज रोज रूखी रोटी खाने से बचने के लिए अब आटा गूंथते हुए उसमें लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया करती थी।
3-4 दिन तो मिर्च की रोटी खाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब घर में सभी को बदहजमी होने लगती है और दोनों बच्चों को तो दस्त लग जाते हैं। दोनों बच्चों को कल शाम से ही दस्त लग गए हैं। रूखी रोटी खाई जाती नहीं और मिर्ची रोटी उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्या करें अब? एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसन से थोड़ी सब्जी मांग कर ले आती हूँ। शर्म तो आ रही है, लेकिन अब अपने बच्चों की हालत थोड़ी ना ऐसे देख सकते हैं। सेजल अपनी अमीर पड़ोसन महिमा के घर सब्जी मांगने के लिए जाती है और महिमा जानबूझकर रूखी 3 दिन पुरानी सब्जी दे देती है। इसी बहाने से सब्जी भी घर से निकल जाएगी। वैसे भी इस गरीब को इतनी अच्छी सब्जी मिल रही है, वही काफी है। ये गरीब लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। इस बात से अनजान सेजल 3 दिन पुरानी सब्जी को घर ले आती है और गरम करके सभी को देती है। सभी जैसे ही सब्जी का पहला निवाला खाते हैं, ये सब्जी कितनी अजीब लग रही है, इसमें से तो हल्की हल्की महक भी आ रही है। लगता है ये सब्जी खराब है। इस सब्जी में तो सच में महक आ रही है। इसका मतलब महिमा ने हमें बासी सब्जी दी है। आज भी पूरा परिवार प्याज के साथ रूखी रोटी खाकर ही सो जाता है, जिसे वो कई किलोमीटर पैदल चलकर सस्ती जगह से आटा लेने के लिए जाने लगती है। आटा लेकर सेजल घर आ ही रही होती है कि तभी कड़ी धूप में चलते हुए सेजल को हल्के से चक्कर आने लगते हैं और उसके हाथ से आटे की पन्नी छूटकर सड़क पर बिखर जाती है। सारा आटा सड़क पर बिखर गया। अब मैं क्या करूं? सड़क पर गिरे आटे को ऊपर से उठाने लगती है और घर लाकर उसकी ही रोटी बना देती है, जिसे खाकर आज रोटी खाने में इतनी अजीब क्यों लग रही है? ठीक से छाना नहीं होगा। अरे आटे को छान कर किया करो, कंकड़ आ गए मेरे निवाले में। एक तो हमें नौकरी करने देते नहीं, ऊपर से इनके नखरे तो देखो। दोनों बहुएं हमेशा आसपास हो रहे भंडारे पर नजर रखती थीं। जब भी उनके घर के आसपास कोई भंडारा होता तो दोनों भंडारे की लाइन में खड़ी होकर सब्जी ले आती और उस दिन इनका परिवार सब्जी के साथ रोटी खाता। आज दोनों भाइयों को थोड़े ज्यादा पैसे मिले थे, जिससे सेजल और अनामिका पास की मंडी से ही सब्जी सस्ती लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही सब्जियां बनाने के लिए सब्जी काटती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा सब्जी तो खराब है। कभी मैं सोचूं उस सब्जी वाले ने हमें इतने कम पैसों में सब्जी कैसे दे दी। आधे से ज्यादा सब्जी तो खराब है। अब क्या ही बनेगी? थोड़ी सी सब्जी ठीक निकली है, अब इसे ही चोखा लगाकर भर के पानी डाल देंगे इसमें। अब क्या ही कर सकते हैं? कई दिन गुजर जाते हैं। कभी रूखी रोटी, कभी मिर्ची वाली, तो कभी पानी से भरी सब्जी के साथ रोटी खाकर पूरा परिवार अपना गुजारा चलाया करता था। आज दोनों बहुओं के पड़ोस में काफी बड़ी पार्टी होती है। सबके खाने के बाद सभी लोगों की प्लेट में और बर्तनों में ढेर सारी झूठी सब्जियां बच जाती हैं, जिन्हें इकट्ठा कर अमीर पड़ोसन दोनों बहुओं को देते हुए उनकी बेइज्जती करती हैं। नहीं खानी ना सब्जी तो मत खाओ। तुमसे अच्छा नसीब तो हमारे गली के कुत्तों का है। कम से कम उन्हें ये सब्जी खाने को तो मिलेगी। तुम तो हमारी गली के कुत्तों से भी गई गुजरी हो। दोनों बहुएं आंखों में आंसू लिए घर आती हैं, जिसे देख मनोरमा, अरे क्या हुआ बहुओं, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? पहले तो सिर्फ ये बात घर तक ही सीमित थी। एक हम लोग हर रोज सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन अब तो आस पड़ोस में भी पता चल गई ये बात। पता है आस पड़ोस के लोग हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं। आज तो हमारी पड़ोसन अपना और अपने मेहमानों की झूठी सब्जी दे रही थी हमें खाने के लिए। पता है उसने कितने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती की है। आपसे कह कहकर थक गए कि हमें नौकरी करने दीजिए, लेकिन आपकी पुरानी सोच कि घर की बहू बेटी नौकरी नहीं कर सकती। अरे आज के समय लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। सब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जिस घर में पति पत्नी मिलकर कमाते हैं ना, उसमें गुजारा भी अच्छा होता है और बचत भी काफी अच्छी होती है। लेकिन ये बात आप लोगों के कहाँ समझ में आएगी? माँ, पिताजी, ये बात कब से हमारे दिल में थी, लेकिन आप लोगों के सामने हमें कभी नहीं कही। अरे हमारी तरह और भी गरीब मजदूर आदमी हैं, लेकिन उनकी पत्नी भी नौकरी करती है, इसलिए वो आराम से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे साथ काम करें, ताकि हम लोग कम से कम 2 वक्त की रोटी के साथ सब्जी तो खा सकें। अब जमाना बदल चुका है और हमें जमाने के साथ बदलना होगा, वरना एक दिन जमाना आगे निकल जाएगा और हम रूखी सूखी रोटी खाकर ही मिट्टी में मिल जाएंगे। अपने बहू और बेटों की बात सुनकर आस पड़ोस में हो रही अपनी बेइज्जती और घर में सबकी हालत को देखकर मनोरमा और सतीश को भी अब अपनी सोच गलत लगने लगती है, जिसके बाद अब वो अपनी सोच बदलकर अपनी दोनों बहुओं को नौकरी करने की इजाजत दे देते हैं। अनामिका और सेजल जल्दी ही बड़ी कोठियों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम ढूंढ लेती हैं और अब हर परिवार की तरह इनके परिवार में भी 3 वक्त सब्जी बनती है।
बहू, कल तुम पांचों की पहली रसोई है और तुम देख रही हो ना, तुम्हारा ससुराल पैसों से भरा है। दीवार पर ये जो पोस्टर देख रही हो और वो जो सजाने की चीज देख रही हो ना, ये सब मैंने पैसे देकर बनवाए हैं। और मैंने तो पैसों से अपने कमरे के लिए चादर भी बनवाया है। बहुत जल्द तुम्हें वो भी दिखाऊंगी। माँ जी, माना कि मेरा ससुराल पैसों से भरा है, पर मुझे लगता है कि हर सजावट की चीज पैसों की बनी रहना सही नहीं है। बहू, अभी तुम इस घर में आए हफ्ता भर भी नहीं हुआ है और तुम अपनी सास से जुबान चलाने लगी। मुझे अपने पैसों से क्या करना है और क्या नहीं, ये काम तुम बस मुझ पर छोड़ दो। आशा की बातें सुनकर पांचों बहू का मुंह बंद हो जाता है और वो पांचों बहू अपने कमरे में जाने लगती हैं। तो उनकी नजर दीवार पर टंग रही घड़ी पर पड़ती है, जिसका फ्रेम पैसों से बना था। यहाँ तक कि घर के पर्दे भी पैसों से बने थे और घर में कुछ ऐसी महंगी कीमती चीजें थीं जो काफी महंगी थी। ये देख पांच बहू आपस में बातें करती हैं। माँ जी ने पैसों से घर की सजावट के सामान बनवा रखे हैं और इतनी महंगी चीज घर में रखवा रखी है। माँ जी को डर नहीं लगता कि कभी उनके घर में चोरी हो गई या कोई हादसा हो गया तो उन्हें कितने पैसों का नुकसान हो जाएगा। कविता, हमें यहाँ आए अभी एक दिन भी नहीं हुए और माँ जी पिछले 25 सालों से इसी पैसों से भरे घर में ही रह रही हैं। उन्होंने ऐसे ही ये सारी चीज नहीं बनवा कर रखी है, जरूर कोई सेफ्टी भी होगी। पैसों से भरा ससुराल देखकर पांचों बहू बहुत खुश होती हैं और अगले दिन वो अपनी पहली रसोई करती हैं, जिसमें आशा अपनी 5 बहू को उनकी पहली रसोई की नेक में एक एक को 1 लाख रुपए कैश इनाम देती हैं। ये है तुम्हारी पहली रसोई का इनाम, 1 लाख रुपए। आराम से गिन लेना, 1 रुपए कम नहीं मिलेंगे। माँ जी, इतने पैसे तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखे और आपने हमें नेग के तौर पर दे दिए, हम इन्हें कैसे संभाल पाएंगे। बहू, ये तो बस अभी शुरुआत है। मेरे जाने के बाद तुम पांचों को ही तो अपने पैसे से भरे ससुराल को संभालना है। अब जाओ, इन पैसों को अपने कमरे में संभाल के रख लेना। अपनी पहली रसोई का नेक लेकर पांचों बहू अपने कमरे में चली जाती हैं। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक दिन जब पांचों बहू घर में काम कर रही होती हैं तो गलती से बबीता से एक काफी महंगा शोपीस गिर जाता है और वो टूट जाता है। हे भगवान, तुम पांचों ने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया। जानती भी हो ये मैंने चीन से मंगवाया था, पूरे 1 करोड़ का। पर माँ जी, मैंने तो सुना है चीन की हर चीज डुप्लीकेट होती है। चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि कौन सी चीज चांद तक और कौन सी चीज रात तक चल सकती है। माना कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, पर मैं इतनी अच्छी नहीं जो अपना इतना नुकसान सहूं। आज गलती कर दी तो कर दी, आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर अब गलती करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशा अपनी 5 बहू को फटकार लगाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब 5 बहुएं घर की सफाई कर रही होती हैं तो पुराने सभी गंदे कपड़े चादर धोने के लिए मशीन में डाल देती हैं। और इसी बीच कब पूजा पैसों से बने चादर को भी मशीन में डाल देती है, उसे याद ही नहीं होता। और जब वो कपड़े धोकर सारे कपड़े निकालती है तो देखती है कि पैसों से बना चादर खराब हो चुका है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पैसों से बना चादर तो खराब हो गया। अगर माँ जी को पता चल गया तो क्या होगा? माँ जी को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं, माँ जी को पता चल चुका है। अंधों की तरह काम करती हो क्या तुम पांचों? अरे ठान लिया है क्या कि तुम पांचों मिलकर मुझे कंगाल करके ही मानोगी? माँ जी, इसमें हमारी क्या गलती है? यहाँ पर हर चीज पैसों की बनी है, आखिर हम कितना ध्यान दें? माँ, बबीता बिल्कुल सही कह रही है। हम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप हैं कि इसको सही जगह इन्वेस्ट न करके घर में सजावट की चीज चादर पर्दा बनवाने में लगी पड़ी हो। ऐसे तो पैसों का नुकसान ही होना है। वाह बेटा, वो शादी होते ही माँ का पल्लू छोड़ बीवी का पल्लू पकड़ लिया। आशा अपने बेटे से नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और आशा की नाराजगी खत्म नहीं होती। और जब आशा को यह पता चलता है कि उसके 5 बहू गर्भवती हैं और उनका 4था महीना लग चुका है तो उसकी सारी नाराजगी भी खत्म हो जाती है और वो खुद अपनी बहू के लिए एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट्स जैसे महंगे फल लेकर आती है। ये देखो बहू, मैं तुम पांचों के लिए ये कुछ फल लेकर आई हूँ। अब तुम्हें अपना और होने वाले बच्चों का खास ख्याल रखना है। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना। अब चुपचाप से ये फल खाओ। पर माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? मेरी 5 बहू गर्भवती हैं। अगर मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? इस तरह आशा अपनी सारी नाराजगी भूल जाती है और अब अपनी बहू को डांटने के बदले उनकी फिक्र करती है और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है। अपनी सास का इतना प्यार देखकर 5 बहू बहुत खुश होती हैं। इसी तरह देखते ही देखते आशा की 5 बहू का 7वां महीना लग जाता है। विनोद, सूरज,
मेरी पांचों बहू का 7वां महीना लग चुका है और मैंने सोच लिया है कि आने वाले 2 दिनों में मैं अपनी बहू की गोद भराई करवाऊंगी, इसलिए तुम कुछ भिखारी को और गरीबों को घर के बाहर बुला लेना। मुझे उन्हें कुछ पैसे दान करने और गोद भराई की रस्म के लिए घर की सजावट और सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड भेज दो। ठीक है माँ, आपका काम हो जाएगा। माँ जी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम पैसों से भरा ससुराल हमें मिलेगा जहाँ हमारी गोद भराई होगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं, पर मुझे लगता है कि ये फिजूल खर्ची, आपको थोड़ा पैसों को बचाना चाहिए माँ जी, खुले हाथों से उड़ाना नहीं चाहिए। बहू, तुम पांचों गर्भवती हो, इसलिए मैं तुम्हें अब डांटती नहीं, वरना तुम्हारी इस बात का जवाब भी मैं दे देती तुम्हें अच्छे से। तुम पांचों गर्भवती हो, बहुत जल्द इस घर में बच्चों की किलकारी गूंजेगी और तुम कह रही हो कि मैं पैसे देखूं। आशा अपनी बहू की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और गोद भराई का दिन नजदीक आ जाता है। और गोद भराई वाले दिन आशा अपनी 5 बहू के लिए डायमंड का हार और 1 लाख रुपए की ड्रेस लाती है और घर आए मेहमानों के सामने नोटों की गड्डियों से अपनी 5 बहू की सबसे पहले नजर उतारती है और 1-1 लाख रुपए गरीबों को दान कर देती है। तुम गरीब लोग भी क्या याद रखोगे, तुम्हें दान में किसी ने 1 लाख रुपए दिए, अब जाकर अपनी गरीबी खत्म करो और ऐश करो। माँ, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही खर्च कर रही हो, ऐसे तो हम रोड पर आ जाएंगे। क्यों बेटा, क्या तुम कमाते नहीं हो? अपनी माँ की यह बात सुनकर आशा के 5 बेटे चुप हो जाते हैं, जिसके बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है और आशा घर आई सभी मेहमानों के हाथों में 50,000 रुपए देती है। और जो कोई भी गोद भराई की रस्म करता है और बहू के गोद में नारियल गहने फल देता है, उसके साथ 50,000 भी देती हैं। मानना पड़ेगा बहन, पैसे की कमी नहीं है सच में तुम्हारे पास। हम तो शादी में भी पैसे खर्च करने में सोचते हैं और तुमने अपनी बहू की गोद भराई में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बहन, ये कंजूस गरीब करते हैं, अमीर नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की गोद भराई में कोई भी कमी हो। मेरी बहू को 1000-2000 दे, इसलिए मैंने तुम लोगों को इतने पैसे दिए और अभी तो मुझे भिखारी में भी 1000 रुपए देने हैं और कुछ सोना भी दान में देना है। इतना बोलकर आशा घर के बाहर जाती है जहां भिखारी की लाइन लगी होती है और अब आशा सभी भिखारी को 1000 रुपए के साथ कुछ सोना दान में देती है। इसी तरह समय गुजरता है और अब धीरे धीरे आशा के 5 बेटों का बिजनेस घाटे में जाने लगता है। और एक दिन, माँ, हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। हमने आपको जितनी भी सेविंग्स और पैसे दिए थे, आप हमें वो सब दे दो ताकि हम अपने बिजनेस को बचा सकें। पर बेटा, घर में तो अब 1 रुपए नहीं बचे हैं। मैंने तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए बहू की गोद भराई में खर्च कर दिया और जो बचे थे वो मैंने तुम्हें पहले ही बिजनेस में लगाने के लिए दे चुकी हूँ। माँ जी, अब आपको समझ में आया क्यों आपकी 5 बहुएं आपको फिजूल खर्च करने से मना करती थी। विनोद जी, घर में जितने भी पैसों से बने सामान और जितने भी एक्सपेंसिव चीजें, आप इन सबको बेच दीजिए, बस अपना बिजनेस चला लीजिए। अगर बिजनेस खत्म हो गया तो हम रोड पर आ जाएंगे। उस दिन आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाती है। पर 5 बहू अपनी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या का हल निकाल लेती हैं और घर में रखी सारी महंगी चीज और पैसे से बनी चीजों को अपने बिजनेस में लगाती हैं, जिस वजह से एक बार फिर उनके बिजनेस की हालत ठीक हो जाती है और अब आशा फिर कभी भी शो ऑफ नहीं करती और ना ही फिजूल पैसे खर्च करती है।